Hello and welcome back friends in my another YouTube वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड होता है मैटर। मैटर को जनरली हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि द्रव्य जो होता है और द्रव्य में डिफरेंस होता है। लिक्विड को हम द्रव्य कहते हैं और जो मैटर होता है उसको हम द्रव कहते हैं। तो मैटर को हिंदी में द्रव कहेंगे और द्रव को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु एनीथिंग कुछ भी जिसका कुछ न कुछ वेट होगा या मास होगा और वह कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसको रहने के लिए कुछ न कुछ जगह की ज़रूरत होती है, उसको हम मैटर कहते हैं। अर्थ पर जो भी चीज़ है सभी मैटर है। अब मैटर की चार फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये चार फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड जो मैटर की फॉर्म है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके एटम्स होते हैं, वो पास पास होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बना होता है, इसी वजह से वह सॉलिड नेचर का रहता है। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं कंपैरिजन सॉलिड से। गैस में और मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और प्लाज्मा के मॉलिक्यूल कंपैरिजन में गैस से भी दूर दूर होते हैं। तो ये मैटर की चार फॉर्म होती है। मैटर को फिर से डिफाइन कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ वेट होगा और कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है एटम। एटम को डिफाइन करते हैं कि द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम मैटर की एक सबसे छोटी यूनिट है जिसको और छोटे टुकड़े में या और स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कि जब भी हम किसी मैटर को तोड़ते हैं तो मैटर को जब तोड़ा जाता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एटम से छोटी यूनिट हम नहीं बना सकते हैं। जिस तरह से जो ह्यूमन बॉडी है या और कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, उसी तरह से मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। एटम की स्ट्रक्चर के अंदर एटम हैज़ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जैसा कि डायग्राम के अंदर है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में रहते हैं और इनके चारों ओर ऑर्बिट्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते रहते हैं। तो ये एटम की स्ट्रक्चर में इस तरह से होता है। 83 जो एटम्स है या एलिमेंट्स है वो नेचुरल हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और जबकि 120 से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के ऊपर। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की प्रोटॉन की नंबर को शो करता है, जबकि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास दोनों एक ही बात होती है। यह किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को डिफाइन करता है। तो जैसे एग्जांपल कार्बन के पास में प्रोटॉन की नंबर 6 होती है, तो उसका एटॉमिक नंबर इस तरह से लिखा जाता है कि C और उससे पहले 6, या उसकी जो एटॉमिक नंबर है उसको लिखा जाता है। जबकि जब एटॉमिक वेट को लिखते हैं तो एटॉमिक वेट के एटॉमिक मास को लिखते हैं, तो इसको यहाँ डायग्राम के अंदर नीचे है, जबकि इसको ऊपर में लिखा जाता है। बाय मिस्टेक ये हो चुका है। तो यहाँ पर कार्बन के अंदर प्रोटॉन की नंबर और न्यूट्रॉन की नंबर 6 और 6 हैं, तो टोटल 12 हो गई हैं। तो एटॉमिक वेट इसका 12 होता है, जिसको इस तरह से मेंशन किया जाता है। अब आता है आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार को डिफाइन हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पे ही करते हैं कि ऐसे किसी भी एटम के ऐसे आइसोटोप्स उनको कहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास में चेंज होता है। जैसे एग्जांपल कार्बन के आइसोटोप में सभी के अंदर प्रोटॉन की नंबर फिक्स है 666, लेकिन उनके न्यूट्रॉन
में एक एक ज़्यादा होने की वजह से उनका एटॉमिक वेट चेंज हो चुका है। तो एटॉमिक वेट जैसे कार्बन जो 6 वाला है, वह 6 का जो 12 वाला आइसोटोप है उसके अंदर दोनों ही नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों का फिक्स है, या इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही सेम सेम होने की वजह से इसका 12 आता है एटॉमिक वेव मास। उसके बाद में 13 वाले के अंदर एक न्यूट्रॉन जाना ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर 13 है। 14 में भी एक और न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इस वजह से इसका एटॉमिक मास 14 है। तो ये कार्बन के तीनों आइसोटोप है 12, 13 और 14। आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहती है, बट न्यूट्रॉन के नंबर एक एक ज़्यादा होने की वजह से इनका एटॉमिक वेट बढ़ जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के भी ये 14, 15 और 16 वाले आइसोटोप। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप बताए गए हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन तीनों के अंदर भी एटॉमिक वेट में इंक्रीज हो रहा है। इन तीनों का 1, 2 और 3 में जा रहा है, मतलब इनके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ती जा रही है। आइसोटोप जो भी होते हैं किसी भी एक एटम के, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है। जबकि हम आइसोबार को देखते हैं तो आइसोबार जो होते हैं उनका आइसोटोप से अपोजिट होता है कि आइसोबार उनको कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे एग्जांपल दोनों कार्बन और न्यूट्रॉन, कार्बन और नाइट्रोजन का दोनों का ही 14 है एटॉमिक मास, बट दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 6 और 7। तो यहाँ पर आइसोबार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में ही डिफरेंस होता है, जबकि आइसोटोप में सिर्फ न्यूट्रॉन का डिफरेंस होने की वजह से उनका जो एटॉमिक मास है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो आइसोटोप है, 2 आइसोटोप स्पेशल हैं। एक तो होता है ट्राइटियम, एक कार्बन 14 वाला आइसोटोप। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, तो कार्बन 14 का आइसोटोप और हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम है वह आइसोटोप क्या होता है, उनकी 3 प्रॉपर्टी होती है। इन दोनों को हेवी आइसोटोप्स कहा जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन के। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस हेवी होते हैं। हेवी न्यूक्लियस का मीन्स ये होता है कि इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के नंबर ज़्यादा होती है कंपैरिजन में दूसरा आइसोटोप से। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि इन आइसोटोप के अंदर रेडियो एक्टिविटी का नेचर मिलता है। मीन्स कि इनके ऊपर स्पेशल वेवलेंथ की जब रेडिएशन इमिट होती इसके ऊपर डाली जाती है तो एक यह वापस से रेडिएशन का इमिशन करते हैं। इस वजह से इनको ट्रेसर के रूप में यूज़ किया जाता है रिसर्च और मेडिसिन में। किसी भी बायोकेमिकल कंपाउंड की ट्रेसिंग के लिए इनका यूज़ होता है। ये दोनों आइसोटोप जनरली कॉस्मिक रेज और एटम बम टेस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। जब एटम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के द्वारा बाइंड हो जाते हैं, बहुत सारे एटम्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का मीन्स हो गया कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके थ्रू जब जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में मॉलिक्यूल से थोड़ी हायर लेवल की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर बाइंड थ्रू वीक इंटरेक्शंस। बहुत सारे मॉलिक्यूल जब वीक इंटरेक्शंस के अंदर हम आयनिक बॉन्ड भी आयनिक इंटरेक्शंस भी डाल सकते हैं, हाइड्रोजन इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वॉन डर वाल फोर्स, ये वाली इंटरेक्शंस के द्वारा जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं और कंपाउंड के अंदर वीक इंटरेक्शंस होती है। यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ कि वैलेंसी की भी डिफाइन कर सकते हैं। वैलेंसी को यदि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ज़्यादा है तो दे देगा, अगर कम है तो ले लेगा, या शेयर करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या लेगा या देगा तो वह उसकी वैलेंसी कहलाएगी। थैंक यू।